सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशंस। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़े नोट्स देखेंगे पर नोट्स कम रहेंगे, ज़्यादा हम लोग कोशिश करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज़ के को सॉल्व करना। पीवाईक्यूज़ तो बाद में भी देखेंगे, अभी बेसिकली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे, चाहे वो सॉल्व हो, इन टेक्स्ट हो या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान देंगे जो 2027 के लिए हमारा इंपॉर्टेंट हो सकता है। टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स क्लास 1 हमारे पास है, तो उसमें हमें पढ़ना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, हेनरीज लॉ एप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी है, जैसे अगर सॉलिड सॉल्वेंट है और सॉलिड हमारे पास गैस है, उसको क्या बोलते हैं, एग्जांपल्स, तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं, पर हम लोग मेन टॉपिक्स पे जा रहे हैं। उसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, रॉल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, एजियोट्रॉप्स के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point, osmosis and osmotic pressure, reverse osmosis and water purification, abnormal molar masses, Ventov factor, modification of formulas, यही फार्मूला जो होते हैं इन्हीं को मॉडिफाई कर दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक 1। टॉपिक 1 हमारा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, या हम कह सकते हैं एनसीईआरटी के अनुसार एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। फॉर्मूलाज हम एनसीईआरटी से देख सकते हैं, बेसिक फॉर्मूलाज है, मोलैरिटी का है, मोलैरिटी का है, मास परसेंटेज का है और मोल फ्रैक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें हैं कुछ, तो देखते हैं। फॉर्मूलाज हम एनसीईआरटी से देख सकते हैं, हमारा मेन फोकस एनसीईआरटी क्वेश्चन और पीवाईक्यूज़ पर रहेगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी सॉल्व का ही है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ग्राम मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं मोलैरिटी हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पर सॉल्यूट हमारे पास NaOH है, ठीक है, तो उसके मोल्स निकालने हैं, तो गिवन बाय मोलर मास, और यहाँ पर इसको बस लीटर में कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो गिवन हमारे पास क्या है, मास इतना है हमारे पास, इसको हम लोग पूरा लिखेंगे, m से हम लोग शो कर रहे हैं सॉल्यूट है। वॉल्यूम तो बहुत ध्यान से हम लोग लिखेंगे, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। तो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम था, मास नहीं था, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V से रिप्रेजेंट किए हैं, लीटर में कन्वर्ट करना है। फाइंड हमें करना है मोलैरिटी, कैपिटल है। तो यहाँ पर मोलर मास हमने निकाला, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाला और मोलैरिटी की वैल्यू हमने फॉर्मूला में हमने पुट कर दिया, तो हमारे पास आंसर आएगा। यूनिट के लिए हाफ मार्क्स डिडक्ट है, तो इसलिए आपको यूनिट का ध्यान रखना है। या तो आप सीधा लिखिए 0.278 मोलर या फिर 0.278 मोल पर लीटर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। एनसीईआरटी सॉल्व, एक बार आप ट्राई करिए। अब यहाँ पर जो मोलैरिटी हमारे पास होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब यहाँ पर देखिए इथेनोइक एसिड यहाँ पर हमारा सॉल्यूट होगा और यहाँ पर बेंजीन हमारे पास सॉल्वेंट होगा। जनरली में वाटर सॉल्वेंट और NaCl शुगर ये सब को सॉल्यूट लेते हैं, लेकिन अब बहुत अलग अलग तरह के भी सॉल्वेंट वगैरह होते हैं, जैसे हम हायर क्लास से जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे यूज़ होते हैं, उनके सॉल्यूट अलग अलग तरह के होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास सॉल्यूट है वो इथेनोइक एसिड है और यहाँ पर सॉल्वेंट हमारे पास बेंजीन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है, हम लोग इसका मोल्स निकाल लेंगे, उसके बाद इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट कर देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मास ऑफ इथेनोइक एसिड, इसको मैंने m और स्मॉल s लिया है सॉल्यूट दिखाने के लिए। यहाँ पर मास ऑफ बेंजीन को सॉल्वेंट लिखा है, कैपिटल S है ना। एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है, मतलब फार्मूलाज और सिम्बल्स, और इसको केजी में कन्वर्ट कर दिया। मोलैरिटी भी कैपिटल M होती है, सॉरी स्मॉल m होती है, तो मैंने सिर्फ स्मॉल m लिखा है, कोई सबस्क्रिप्ट नहीं लिखी है। मोलर मास हमारे पास कैपिटल MS, कोई सॉल्यूट का है, तो सबस्क्रिप्ट स्मॉल s था, यहाँ भी स्मॉल s रखा है। 60 ग्राम पर मोल, यूनिट का ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, गिवन मास बाय मोलर मास, जो हमारे पास हो गया 0.0417 मोल। उसके बाद मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बस इसको कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, जैसे काइनेटिक्स में भी था और जगह भी होता है, फिजिकल केमिस्ट्री और मैथ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मोलैरिटी हमारे पास हो गया नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। यूनिट हमें लिखना है, या तो आप सिर्फ m लिख के मोलर लिख सकते हैं या फिर मोल पर केजी पूरा लिख सकते हैं। आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.556 मोल पर केजी। अब मोल यूनिट होता है, हम लोग मोल्स नहीं लिखते हैं, है ना, चाहे 1 से बड़ा हो या छोटा हो। जब हमें उसको पूरा लिखना पड़ता है लैंग्वेज में तब मोल्स लिखते हैं, पर अगर यूनिट की बात करें तो फिर सिर्फ MOL आता है, मोल पर केजी। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा थ्योरी का है, थ्योरी के भी आ सकते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बाइडेंटेट लिगेंड या डाइडेंटेट लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सब पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो थ्योरी भी हम लोग देख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलैरिटी, तो इन सब में भी थ्योरी आ सकती है।
डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोलैलिटी, मोलैरिटी और मास परसेंटेज। एनसीईआरटी एक्सरसाइज। फॉर्मूला भी आप ज़रूर दीजिएगा जितना हो सके। पहला हमारे पास मोल फ्रैक्शन है, जब हम लोग हेनरीज लॉ और रॉल्स लॉ पढ़ेंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट करना पड़ता है इसको। तो इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का आप निकाल रहे हैं, चाहे सॉल्यूट हो, सॉल्वेंट हो या फिर और एक से ज़्यादा सॉल्यूट हो, तो जो भी कंपोनेंट है उसका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। तो डिवाइड बाय जितने भी कंपोनेंट्स उनके अंदर है सबका। जनरली हम लोग बाइनरी से ही डील करते हैं, दो ही रहते हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, पर ज़्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सबके मोल से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो x फॉर्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। सेकेंड हमारे पास मोलैलिटी, स्मॉल m होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर किलोग्राम या केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगला मोलैरिटी, मोलैरिटी कैपिटल M से होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी हमारे पास होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। देखिए यहाँ सॉल्यूशन है और यहाँ पर सॉल्वेंट है मोलैलिटी में, इसका ध्यान रखिएगा। अगला हमारे पास है मास परसेंटेज, इसको W/W जैसे एनसीईआरटी में, और इसको M/M भी कई जगह लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो द मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड बाय, मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, जिसका मास निकालना है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास लिया जाता है, डेफिनेशन के अनुसार जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो लेट द मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 ग्राम हम लोग लेते हैं, ठीक है, इंटू 100। अब देखिए यहाँ पर हम लोग परसेंटेज नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो लास्ट में जब इसका आंसर आता है, मान लीजिए 20%, तब हम लोग परसेंटेज लगा देते हैं, वरना फॉर्मूला में एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं ऐसा परसेंटेज लगाया नहीं गया, यहाँ पर बस हमारा मास परसेंटेज का फॉर्मूला ये हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एनसीईआरटी सॉल्व है, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, है ना, फॉर्मूलाज दिए रहते हैं, बाकी आपको जो ऑर्गेनिक पढ़ना है उसमें सब कुछ कॉमन नेम्स होते हैं, इनको आप ध्यान रख सकते हैं। इथाइलिन ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। तो ये जो इथाइलिन ग्लाइकॉल है वो उस सॉल्यूशन में है जिसमें इसका 20% है, मतलब मास बाय मास परसेंटेज दिया है, और आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन इसका। तो मोल फ्रैक्शन तो गिवन मास बाय मोलर मास होता है, मोलर मास तो निकाल लेंगे, पर गिवन मास के लिए हम लोग इसको कैसे करेंगे, एक बार आप ट्राई करिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। 20% मतलब होता है 20 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ देखिए, क्योंकि परसेंट होता है पर 100, मास ऑफ C2H6O2 है शायद, हाँ, इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, राइटिंग क्लियर, ठीक है। क्या है हमारे पास 20%, और मोल फ्रैक्शन हमारे पास इतना दिया। लेट द मास ऑफ द सॉल्यूशन भी 100 ग्राम। तो ऐसे कुछ एज्यूम करना होगा, आगे भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें मोलैलिटी और मोलैरिटी डायरेक्ट दी रहती है, तो हम लोग 1 मोल या फिर 1 लीटर एज्यूम करके देख लेते हैं, जितना मोल है, जितना मोलल है उतना मोल्स हो जाएगा 1 kg सॉल्वेंट में। ऐसे करके डेफिनेशन के आधार पे भी हमें सीखना है, क्योंकि हर बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। तो लेट द मास ऑफ द सॉल्यूशन भी 100 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इतना हो गया, MSOL डॉट मैंने लिखा है। मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ये क्या है, सॉल्यूट है, तो मैंने ऐसे लिखा है, आप M1 लिख सकते हैं, जैसा भी हो आपको, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपने माना है उसी को पूरा आंसर में आपको कंटिन्यू रखना है। 20 ग्राम सॉल्यूट है। मास ऑफ वाटर देखिए दिया नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है, पर मोल फ्रैक्शन में मास मतलब मोल्स तो वाटर का भी होगा, वो भी एक कॉम्पोनेंट है, डिनोमिनेटर में आएगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट मैंने कैपिटल S लिखा है, वो होगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये हो जाएगा 80 ग्राम। अब हम लोग बस नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। मास ऑफ इथाइलिन, मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल 62 ग्राम पर मोल, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकालेंगे NS, फिर से सॉल्यूट है तो स्मॉल s, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास, तो 20 ग्राम बाय 62 ग्राम पर मोल। मोल ऊपर चला जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.322 मोल, ठीक है। तो ये हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल का आ गया, लेकिन फॉर्मूला में नीचे दूसरा कंपोनेंट वाटर, उसका भी हमें लिखना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास हो जाएगा गिवन मास ऑफ वाटर जो कि 80 ग्राम है, और उसका मोलर मास हमारे पास 18 ग्राम होता है, सॉरी 80 ग्राम, ये 80 ग्राम है गिवन मास, और हमारे पास मोलर मास 18 ग्राम होता ही है, तो ये हो जाएगा 4.44 मोल। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स जिसका निकालना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स सारे कंपोनेंट्स का। तो NS बाय NS प्लस N कैपिटल S, बस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.068 मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो क्वेश्चन में हमारे पास लिखा गया है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। अच्छा, इसमें वाटर नहीं दिया हुआ है, तो वाटर फिर हमें कैलकुलेट नहीं करना था, पर फिर भी मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कैलकुलेट मैंने यहाँ पर कर दिया है, पर हमें करना नहीं था कैलकुलेट, तो जितना हमारे पास क्वेश्चन है उसी के अनुसार आगे बढ़ना था, पर ठीक है यहाँ कर दिया है।
तो ये हमारे पास होगा 0.932। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दो ही कॉम्पोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन मिलके 1 होता है। तो मेथड 2 में आप क्या कर सकते थे, जब इसका निकल गया मोल फ्रैक्शन तो 1 से माइनस कर दीजिए, वही आंसर आएगा। थोड़ा ओवर राइटिंग पे ध्यान देना है, जितना कम हो उतना हमें करना है, तो एकदम कट कर सकते हैं ओवर राइटिंग की जगह। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं इस वीडियो में, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ़ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ CCl4। मास परसेंटेज निकालना है बेंजीन का और CCl4 का। NCERT इंटेक्स का क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं, हमारे पास गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, क्या है, बेंजीन का 22 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास CCl4, ये हमारे पास 122 ग्राम है। मैंने स्मॉल s लिया और यहाँ पर कैपिटल S भी लिया है। हमें फाइंड क्या करना है, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन और मास परसेंटेज ऑफ CCl4। मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि मास परसेंटेज में मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो हम जोड़ देंगे, सॉल्यूशन का आ जाएगा तो 144 ग्राम। अब बस हम लोग निकाल लेंगे मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, जैसे फॉर्मूला में लास्ट में लिखते हैं परसेंटेज, तो अभी नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला अभी बस इतना ही होगा, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इतना आ जाएगा। अब मास परसेंटेज ऑफ CCl4 में CCl4 का मास रखेंगे, इतना आ जाएगा। अब फिर से जैसे मोल फ्रैक्शन में था, यहाँ पर सिर्फ दो ही है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो अगर हमें एक का मास परसेंटेज पता है तो परसेंट 100, तो 100 में से घटा देंगे, तो 100 में से इसको हम लोग घटा देते तो भी हमें निकल जाता है, या फिर फॉर्मूला से तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम लोग और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, और इसी तरह धीरे धीरे अपने क्लास 12 बोर्ड केमिस्ट्री चैप्टर 1 में आगे बढ़ेंगे।